हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बायो का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, इसीलिए मैंने आज पहला वीडियो बनाया है जिसमें मैं पढ़ाऊंगी 12th क्लास का 15th चैप्टर विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर एनसीईआरटी दिख रही होगी। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से हर एक पैराग्राफ समझाती जाऊंगी, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट भी करवाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप लोग घर पे जाके उसको एक बार रीड कर लेंगे एनसीईआरटी को। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगी जिसमें क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप कल ख़त्म कीजिएगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। ओके, सो लेट तो हम स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो पहले जो है पैराग्राफ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना बोला गया है कि अगर बाहर से कोई एलियन आता है तो उसको कितना सरप्राइज्ड फील होगा अपनी अर्थ पे आकर इतनी सारी डाइवर्सिटी देखकर। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ डाटा दिया गया है जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए। दैट इज़, हमारे यहाँ पर 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स हैं, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स हैं, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज हैं एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स हैं। ठीक है, इतना कुछ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि जनरली एनसीईआरटी में दिए गए होते हैं, कि वो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इनमें से मुझे कुछ एक क्वेश्चन ऐसा लगा है जो शायद आ सकता है एग्जाम में। ये है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की वजह से एक साइकिल चल रहा है इन्वायरमेंट का, जो कि हर ऑर्गेनिज्म को सस्टेन किए हुए है अर्थ पे। अगर हम उस साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम भी अफेक्ट होंगे और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट होंगे। ये जो साइकिल है उसके पहिए मान लीजिए आप हर एक स्पीसीज है। तो अगर कोई एक पहिया हट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल में प्रॉब्लम तो होगी ही। इसी तरीके से आप सोच के चलिए कि ये भी वैसा ही है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसलिए करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है बायोडाइवर्सिटी। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि बायोडाइवर्सिटी किस लेवल तक है, मतलब लीस्ट लेवल टू द सेल, जहां पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स से लेकर के मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक सेल में भी बहुत वेरिएशन है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। और फिर आगे जाके बायोम्स तक जाती है वो डाइवर्सिटी, मतलब कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऐसा सिस्टम है। और बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था वो पॉपुलराइज्ड किया था जिसने, उसका नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड विल्सन। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, जो 3 टाइप्स के यहाँ पे दिए गए हैं, और 3 टाइप्स के शायद आप लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो उसको मैं सिर्फ रिकॉल करवा दूंगी, शायद ही उससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जीन्स लेवल पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक स्पीसीज है जैसे डॉग, तो उसमें भी कितनी सारी ब्रीड्स हैं, है ना, लेब्रो, पबेलियन, इतनी सारी ब्रीड्स हैं। तो ये वैरायटी है। जैसे कि इसमें दिया गया है मैंगो की 1000 ऑफ वैरायटीज है हमारे यहाँ पे। जेनेटिकली वेरियर वेरिंग वैरायटीज जो हमारे यहाँ पर हैं, वैसे ही जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो इन्हीं वेरिएशन से बनती है। उसके बाद आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ही सिंपली है कि जो स्पीसीज होती हैं उनमें डाइवर्सिटी। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब कि अगर हम लोग गुजरात साइड जाएंगे, वहाँ पे जो घाट्स है वहाँ की जो डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की वो ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। मतलब जो मेघालय साइड से जो है वहाँ पर कम है डाइवर्सिटी, और वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें सिंपली है कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पर एक
जो ऑर्गेनिज्म है वो एक साइकिल में अपना कंप्लीट करता है। तो जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है, प्लांट्स ने लिए, प्लांट्स ने खाना बनाया, खाना हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, और फिर कार्निवोर मर गया तो फिर वो सॉइल में आ गया। तो वो एक साइकिल जो जहाँ पे चल रहा होता है एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम हमारे यहाँ बहुत वैरायटी के हैं, जैसे कि इंडिया में आप लोगों ने डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोरल रीफ सब थोड़े कम बचे हैं लेकिन हैं। हाँ, मीडोज भी है हमारे यहाँ पे। मीडोज का कई लोगों को मतलब नहीं पता होता है, वो होता है चारागाह, मतलब जहाँ पे ग्रास लैंड कह सकते हैं आप उसको। और अगर हम इंडिया को कंपेयर करें एक नॉर्वे कंट्री से, जो मतलब एक कंट्री है जिसका नाम नॉर्वे है, उससे, तो उसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ पर इन्वायरमेंट की डाइवर्सिटी कम होगी तो वहाँ पर जो स्पीसीज मिलेंगी उनकी भी डाइवर्सिटी कम होगी। अगले पैरा में हमें बताया गया है कि मतलब एक डाइवर्सिटी बनाने के लिए इवॉल्व किया है जो हम लोगों ने, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। लेकिन अगर उसी डाइवर्सिटी को ख़त्म होने में जो टाइम लगेगा वो सिर्फ 2 सेंचुरीज है, मतलब सिर्फ 200 साल लगेंगे उसको ख़त्म होने में। इसीलिए हम लोगों को उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। जब नेचर ने उसको इतना ज़्यादा टाइम लेके अच्छा बनाया है तो हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, ना कि उसको ऐसे ही लूज कर देना चाहिए। ये वैसा ही है कि हम नेचर का एक फ्लावर बास्केट है जिसमें से हम फूल तोड़ते जा रहे हैं, मतलब उनको उगने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो फिर नेचर को गुस्सा आएगा ना, जैसे आता है कभी कभी। तो फिर आता है अर्थक्वेक एंड सुनामी एंड ऑल दैट। ये मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात की गई है कि हमारे यहाँ की जो स्पीसीज हैं एंड ऑल, इस सब की चीज़ों की बात की गई है, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। इसमें बताया गया है कि डाइवर्सिटी जो है वो जितनी स्पीसीज अभी हम लोगों ने डिस्कवर की हैं उसको हिसाब से अगर देखा जाए तो जो, ये आपको याद रखना है, यूएन यूएन यू हाँ, तो आप लोगों को इसमें ये याद रखना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। IUCN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो अभी तक डिस्कवर की गई हैं या डिस्क्राइब्ड हैं वो 1.5 मिलियन है। लेकिन वो 1.5 मिलियन है, लेकिन अगर हम एक आइडिया लेके चलें, जो एक गैस है हमारे कि जितनी स्पीसीज हम लोगों ने डिस्कवर की हैं उससे बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं जो अभी भी डिस्कवर होने के लिए बची हुई हैं। वो इंतज़ार कर रही हैं कि हमें कोई डिस्कवर करेगा, इन द सेंस। तो आगे हम लोगों ने इसमें दिया गया है कि कुछ लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज हैं। और फिर एक और भाई साहब हैं जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, रॉबर्ट मे जो हैं, इन्होंने एक एस्टिमेट बताया था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी है जो हमारे ग्लोब की, मतलब पूरी अर्थ की स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो अराउंड 7 मिलियन है। मतलब 7 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको भी स्पेसिफाई किया गया है कि कितना क्या है, कितना क्या है। जैसे कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सब कुछ हैं, जितने भी प्लांट एनिमल्स मिला के हैं, तो उनमें से जो 70% है वो एनिमल स्पीसीज हैं जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर की हैं। उनमें से 70% जो है वो एनिमल स्पीसीज हैं। उसके बाद 22% जो है वो एल्गी, फंगस एंड ऑल दैट, ये सब मिला के 22% है। ठीक है, उसमें भी अगर हम एनिमल्स को भी देखें तो एनिमल में से भी आप सभी लोगों को पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो इंसेक्टा जो हमारी क्लास है वो सबसे बड़ी है।
मतलब इंसेक्ट्स को अगर हम लेके चले, आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो फाइलम सबसे बड़ा है, मतलब कि आर्थ्रोपोड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। 70% आर इंसेक्ट्स। ये आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 70% जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं उनमें से। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम सोचें तो जो हर एक 10 एनिमल अगर हम लेके चल रहे हैं तो उनमें से 7 इंसेक्ट्स हैं। हम्म कितनी अलग बात है, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी ही इतनी है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो डायग्राम्स हैं इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं, आपके एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा क्लियरली विजिबल है। मेरी एनसीईआरटी में थोड़ा सा ब्लर था, तो इसमें दिया गया है। तो आप ज़्यादा नहीं तो इतना कर सकते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे ये इंसेक्ट्स वाला है, ये पाई चार्ट बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पाई चार्ट में जैसे दे दिया इंसेक्ट वाला है, इसमें अगर उन्होंने ए लिख के दे दिया, फिर क्रस्टेशियन में बी लिख के दे दिया, अदर एनिमल में सी लिख के दे दिया, तो पूछेंगे कि इनमें से ये कौन कौन सा क्या है, ए बी सी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे तो उनके लिए आप लोगों को ये थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, या फिर एक ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जो इंसेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा, ये आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, मोलस्क भी बहुत सारे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर मोलस्क हैं, फिर अदर एनिमल, लास्ट में फिर क्रस्टेशियंस। अदर एनिमल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचिए खुद ही कि बाकी फिर आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बाद फिर इतना सारा जो है हमारा, हम लोग आएंगे, जो एवीज हैं वो आएंगे, मतलब बर्ड्स जो हैं वो आएंगे, फिशेज एंड ऑल दैट, ये सब आएंगे। तो वो इतना सा अदर एनिमल्स का ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में सबसे ज्यादा फंगस है। उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म्स हैं। देखो, सबसे ज्यादा फंगस है, उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म है। फिर ये जो है एल्गी, लाइकन्स, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इनको ध्यान से याद कर लेना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि आप लोग सोचें अरे यार ये देखा था फिर यह हुआ ही नहीं हमसे। चलिए, अब हमारे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का जो टोटल वर्ल्ड का एरिया है उसमें से हम सिर्फ 2.4% हैं। हाउ मच? 2.4%। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा वो पूछ सकते हैं कि हमारी जो मतलब टोटल सरफेस एरिया है जो पूरे अर्थ का, उस मतलब उसमें से हम लोग कितना एरिया लेते हैं, तो वो है 2.4%। ओके, चलिए, ये लिखा हुआ है 2.4%, आप लोग इसको अपने उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम देखें कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है हमारे यहाँ पर, तो वो 8.4% है, मतलब नियरली 4 टाइम्स द एरिया। तभी हम लोग 12th मेगा डाइवर्सिटी हैं। मतलब अगर हम मेगा डाइवर्सिटी में अपना नाम देखें तो अपन लोग 12th नंबर पे आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सारी स्पीसीज को लेके चलें तो हमने जितनी अभी डिस्कवर की हैं उससे कई ज़्यादा अभी तक डली हुई हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की बात करें इंडिया में, तो अभी तक रिकॉर्डेड जो हैं वो अराउंड 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर, और उससे नियरली डबल हैं एनिमल्स की स्पीसीज। तो ये सारी चीज़ें तो जस्ट डाटाबेस है, आप लोगों को याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये ज़रूर याद रखना आप लोगों को, मे का जो ग्लोबल एस्टिमेट है उसके हिसाब से उनको लगता है ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। उनको लगता है, मतलब उन्होंने कहा है, एक हाइपोथेसिस दिया है कि उन जो 22% ही स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्कवर की गई हैं। मतलब अभी भी 88% स्पीसीज हैं जिनको डिस्कवर करने के लिए अभी भी टाइम है, अभी उनको भी डिस्कवर करना है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि स्पीसीज कई तो ऐसी हैं जो हम लोगों ने डिस्कवर कर ही नहीं पाई हैं, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं।
ये तो ऐसा ही है कि नेचर ने एक लाइब्रेरी बनाई है, बुक्स हैं जिसमें, और बुक्स की जगह पे स्पीसीज है मान के चलिए, और उन स्पीसीज को यानी उन बुक्स को हम धीरे धीरे जलाते जा रहे हैं, इवन दो हमने उनका कैटलॉग भी नहीं बनाया, उनका नाम भी नहीं दिखा है अभी तक। दैट इज बैड, रियली बैड, जो हम लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओके, चलिए आगे क्या बताया गया है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि पहले दिया गया है लैटिट्यूड ग्रेडियंट, इसमें बताया गया है कि लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे चेंज होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में, नहीं भी पढ़ा है तो मैं साइड में समझा देती हूँ आप लोगों को। ये है अपना अर्थ मान के चलिए, मेरी गंदी सी ड्राइंग है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा इक्वेटर की लाइन, उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन, हाँ, ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला एंड ये वाला रीजन। उसके बाद हम ये हो गया है ट्रॉपिकल रीजन, फिर ये हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन, ये और ये। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा जो आर्कटिक वाला रीजन होता है वो। तो अगर इसमें बताया गया है कि अगर हम इसमें बताया गया है कि अगर हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी भी कम होती जाती है दूर जाने के साथ साथ। इसी में उन्होंने बताया है कुछ कुछ कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर हम लेके चलेंगे न्यूयॉर्क की, ग्रीनलैंड की एंड ऑल दैट, जैसे कि ये बताया कोलंबिया जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही है, हमारे यहाँ पे जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी है वैसे वहाँ पे भी है, वो भी हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी है बर्ड्स की मतलब 1400 या फिर 1400 स्पीसीज हैं वहाँ पे बर्ड्स की। ओके, अगर हम उससे थोड़ा मतलब पीछे जाएं टेम्परेट रीजन साइड में, तो वहाँ पर है हमारा न्यूयॉर्क, वहाँ पर है स्पीसीज डाइवर्सिटी 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। उसके बाद अगर ग्रीन साइड चले जाएं तो उसमें सिर्फ 56 स्पीसीज हैं, इसका मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है पीछे जाने के साथ साथ। आगे देखते हैं, ऐसे ही आगे दिया गया है कि मतलब यूएसए में क्या एम्फीबियंस की एंड ऑल दैट, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें से समझाने लायक कुछ है नहीं, एक बार रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है कि द largely tropical Amazonian rainforest in South America has greatest biodiversity। यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी किसकी है, तो जो अमेजोनियन फॉरेस्ट है उसकी, जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं, फिर अमेजोनियन फॉरेस्ट, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ऑन अर्थ। ओके, तो हम लोग इसको याद रखेंगे, और ये कुछ एस्टिमेट डाटा दिया गया है, इसकी हमें नहीं लगता आपको ज़रूरत है याद रखने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है कि जो यहाँ पर स्पेशिएशन का वो दिया गया है कि स्पेशिएशन और किस चीज़ से होता है। आगे दिया गया है कि स्पेशिएशन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है, टाइम से और टेम्परेचर से भी जनरली। देखो यहाँ पे दिया गया है, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेचर रीजन। जैसे कि आप सोचिए पहले जो अर्थ थी वो पूरा ग्लेशियर टाइप बन, तो इक्वेटर में पहले बर्फ पिघली होगी, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर पिघली होगी। तो सोचिए कि जो हमारे इक्वेटर साइड में जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज़्यादा पुराना है डाइवर्सिटी के रेंज में, जो ग्रीनलैंड है उस जगह से, है ना।
क्योंकि यहाँ पर पहले बर्फ पिघल गई तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दी डाइवर्सिटी स्टार्ट हो गई, स्पेशिएशन स्टार्ट हो गया। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पेशिएशन है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर दोनों है। इसी के आगे है कि अगर आप ये सोचिए, जैसे ये है दूसरा पॉइंट है इसी में, कि ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम ज़्यादा लेके चलते हैं और जो टेम्परेट रीजन उसको कम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कि जो गर्मी है वो भी एक्सट्रीम होती है और सर्दियाँ भी एक्सट्रीम होती है, तो आप उस जगह पर रहना पसंद ज़्यादा नहीं करेंगे इन कंपेयर टू अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब अराउंड 25 या 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर इतना ही रहता है गर्मियों में भी सर्दियों में भी, तो वो जगह ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। प्रेफरेबली वो जगह पे ज़्यादा स्पेशिएशन होगा। इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में स्पेशिएशन ज़्यादा है टेम्परेट रीजन से, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे जो है वो दिया गया है एरिया और स्पीसीज का जो रिलेशनशिप है, जो कि हमें दिया है एलेक्जेंडर हम्बोल्ट। ये नाम याद रखना है कि स्पीसीज एरिया का जो रिलेशनशिप है वो किसने दिया है, तो ये दिया है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिलेशन दिया है कि आप एक जगह पे जैसे छोटी जगह ले रहे हैं तो वहाँ पे स्पीसीज कम होंगी, अगर हम बड़ी जगह लेंगे उसमें स्पीसीज ज़्यादा होंगी, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया कवर्ड। लेकिन ये खत्म हो जाएगा एक, मतलब एक एक्सटेंट तक। अगर हम एक फॉरेस्ट है, या फिर ऐसा मान के चलिए पूरी अर्थ है, अगर हम यहाँ पर स्पीसीज देख रहे हैं जिस रूम में हम लोग हैं, तो वहाँ पे एक दो स्पीसीज होंगी, कुछ मच्छर होंगे या कुछ होंगे, हम लोग हैं या एक आध रैट वगैरह कुछ होगा। लेकिन उसके बाद हम बाहर निकले, हमने पूरे शहर का लिया एरिया, तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी। ठीक, हमने पूरे इंडिया का लिया तो उसमें और स्पीसीज आ जाएंगी। लेकिन अगर हम पूरी अर्थ का एक बार एरिया ले लें तो उतनी स्पीसीज आ गई। उसके बाद अगर हम यूनिवर्स में जा रहे हैं तब भी स्पीसीज कांस्टेंट हो गई हैं। लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर यूनिवर्स में चले जाते हैं तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। या फिर ऐसा मान लीजिए कि अगर एक हम फॉरेस्ट ले रहे हैं, उसमें मैंने एक स्क्वायर एरिया का निकाला, उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कुछ निकली, फिर उसके बाद मैंने और बड़े एरिया का निकाला, उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर मैंने पूरे फॉरेस्ट का निकाल लिया उसके बाहर जाऊंगी तो स्पीसीज डाइवर्सिटी उतनी थोड़ी मिलेंगी, तो वो वहाँ जाके कांस्टेंट हो जाएंगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो इसमें वही दिया गया है। और तो उसी का एक जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ले सकते हैं, वो एक हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड। जहां पर आपसे पूछा जाएगा जेड क्या है, वो हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन है, एस क्या है स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है एरिया, सी क्या है इंटरसेप्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, सॉरी मैथमेटिक्स के तो आप स्टूडेंट है नहीं, लेकिन आप लोगों ने जब जनरल मैथमेटिक्स पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसका अगर हम लॉग लेके बनाते हैं वो जो ग्राफ है, तो वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो वही यहाँ पे उसका लॉग लिया गया है, तो लॉग ले लेते हैं तो पावर आ जाती है अलग से, उसके बाद फिर आगे आ जाती है पावर, और जो हमारा इंटरसेप्ट था वो अलग हो जाता है, लॉग ले लिया पूरे का। तो जो बना, जो हमारा पूरा, जो क्या बोल सकते हैं उसको, इक्वेशन, वो है लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस लॉग जेड, जेड लॉग ए, सॉरी। तो वही आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे यहाँ पर, यही पूछ सकते हैं कि z क्या है, z की वैल्यूज़ पूछ सकते हैं। तो कुछ कुछ इकोसिस्टम्स के लिए z की वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कैलिफोर्निया, और अगर हम जो न्यूयॉर्क के स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर हम स्लोप वगैरह लें, वहाँ का स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर हम बर्ड्स का लें तो वो 0.1 टू 0.2 तक आएगा बस। ठीक है, अगर वही हम एक लार्ज एरिया का लेते हैं और
कुछ अलग लेते हैं। वो z की वैल्यूज़ दी गई हैं कुछ कुछ जगहों के लिए, जिन पे आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा उसको, जस्ट एक ओवरव्यू टाइप। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि स्पीसीज जो एरिया रिलेशन है वो किसने दिया था, एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इससे आगे हम लोगों को ये बाकी जो बचा हुआ है पूरा चैप्टर वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग अपना जो हमने डीपीपी दी है, मतलब डेली प्रैक्टिस शीट, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो आप उसके अगले लेक्चर के बाद फिर कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो उसमें क्वेश्चंस आपको डाउटफुल हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।